आटा सने हाथों से ही पुष्प देवी ने दरवाजा खोला। तब तक डाकिया एक पीला लिफाफा दरवाजे की दरार से गिरा चुका था। लिफाफे पर किए गए टेढ़े मेढ़े हस्ताक्षर को एक क्षण वह अपनी उदास निगाहों से घूरती रही। पहचान की एक क्षीण रेखा उभरी, पर कोई आधार न मिलने के कारण उस लिखावट में ही उलझ कर रह गई। लिफाफे को वहीं पास रखी मेज पर छोड़कर वह चपातियां बनाने रसोईघर में चली गई। अब 1-2 घंटे में सुनील और रेखा दोनों आते ही होंगे। कॉलेज से आते ही दोनों को भूख लगी होगी और मां करके वे उसका आंचल पकड़कर घूमते ही रह जाएंगे। मातृत्व की एक सुखद तृप्ति से उसका मन सराबोर हो गया। चपाती डब्बे में बंद कर वह जल्दी जल्दी हाथ धोकर चिट्ठी पढ़ने के लिए आ खड़ी हुई। पत्र उसके ही नाम का था, जिसके कारण वह और भी परेशान हो उठी। उसे पत्र कौन लिखता? भूले भटके रिश्तेदार कभी हालचाल पूछ लेते, नहीं तो सुनील के बड़े हो जाने के बाद रोजाना की समस्याओं से संबंधित पत्र उसी के नाम से आते हैं। ले देकर पुरुष के नाम पर वही तो एक है। मर्द का साया तो वर्षों पहले उसके सिर पर से हट गया था। खैर, ये सब बातें सोचकर भी क्या होगा। फिर से उसने लिफाफे को उठा लिया और डरते डरते उसका किनारा फाड़ा। पत्र के खुलते ही काले अक्षरों में लिखे गए शब्द रेतीली मिट्टी की तरह उसकी आंखों के आगे बिखर गए। इतने वर्षों के बाद यह आमंत्रण। मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम आ जाओ। और भी कितनी सारी बातें। अचानक रुलाई को रोकने के लिए उसने मुंह में कपड़ा ठूंस लिया, पर आंसू थे कि बरसों रुके बांध को तोड़कर उन्मुख प्रवाहित होते जा रहे थे। उस खारे जल की कुछ बूंदें उसके मुख पर पड़ रही थीं, जिसके मध्य वह बिखरी हुई यादों के मन के पिरो रही थी। उसे लग रहा था कि वह नदी में सूखकर उभर आए किसी रेतीले टीले पर खड़ी है। किसी भी क्षण नदी का बहाव आएगा और वह बेसहारा तिनके की तरह बह जाएगी। चिट्ठी कब उसके हाथ से छूट गई, उसे पता ही नहीं चला और वह जाल में फंसी घायल हिरनी की तरह हौंफती रही। अभी सुनील, रेखा भी तो नहीं आएंगे। 1.5 घंटे की देर है। घड़ी की सुइयां भी उसकी जिंदगी सी ठहर गई हैं, चलते चलते घिस गई हैं। एक दमघोंटू चुप्पी पूरे कमरे में सिसक रही थी। मात्र उसे यदाकदा अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे जाती थी, जिनमें विलीन कितनी ही यादें उसके दिल के टुकड़े कर जाती थीं। जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सास ने बुलाया ली थी। नंदों और देवरों की हंसी ठिठौली से घरांगन महक उठा था। वह निहाल थी अपने गृहस्थ जीवन पर। शादी के बाद 4 ही वर्षों में सुनील और रेखा से उसका घर खिलखिला उठा था। उसे मायके गए 3 वर्ष हो गए थे। माँ की आंखें इंतजार में पथरा गईं। कभी सुनील का जन्मदिन है तो कभी रेखा की पढ़ाई, कभी सास की बीमारी है तो कभी देवर की पढ़ाई। सच पूछो तो उसे अपने पति को छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती। उनकी बलवान बाहों में आकर उसे अनिर्वचनीय आनंद मिलता। उसका तनमन मोगरे के फूलों की तरह महक उठता। भाभी ही कभी ठिठोली भरा पत्र लिखती, क्यों दीदी, अब क्या नंदोई के बिना एक रात भी नहीं सो सकती। वह होठों के कोनों में हंस कर रह जाती। सास कभी भी मीठी झिड़की देती, एक बार मायके हो आओ बहू, नहीं तो तुम्हारी माँ कहेगी कि बूढ़ी अपनी सेवा कराने के लिए हमारी बेटी को भेज नहीं रही है। वह हंस कर कहती, अम्मा चली तो जाऊं पर तुम्हें कौन देखेगा। देवर जी का ब्याह कर दो, तब साल भर मायके रहकर एक ही बार में माँ का हौसला पूरा कर दूंगी। रात को सुनील के पिताजी ने भावभीने कंठ से कहा, पुष्पा, साल भर मायके रहोगी तो मेरा क्या होगा। मैं तो नौकरी छोड़कर तुम्हारे ही साथ चला चलूंगा। उनके मधुर हास्य में पति प्रेम का अभिमान भी मिला होता। पर उसे क्या पता था कि एक दिन ये सब कुछ रेतीली मिट्टी की तरह बिखर जाएगा। सुनील के पिताजी के तबादले की सूचना दूसरे ही दिन मिल गई थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनका तबादला रुक जाए, पर कुछ भी नहीं हो सका। आखिर उन्हें लखनऊ जाना ही पड़ा। जाने के बाद कुछ दिनों तक लगातार उनके पत्र आते रहे। सप्ताह में 2-3। माँ ने कई बार लिखा, अब तो जमवाई भी नहीं है,
इधर ही आजा, अकेली का कैसे दिल लगेगा। वह लिखती, अम्मा अकेली कहाँ हूँ, सास है, देवर है। अब तो मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। मेरे सिवा कौन देखेगा इन्हें। फिर भरोसा था कि सुनील के पिताजी शीघ्र ही बुला लेंगे। धीरे धीरे सब कुछ खंडित हो गया, उनके विश्वास की तरह। लिफाफे से अंतर्देशीय, फिर पोस्ट कार्ड और तब एक लंबा अंतराल। पत्र भी बाजार भाव की तरह महंगे हो गए थे। बच गए थे मात्र उसके सुलगते हुए अरमान। सास, देवर का रवैया भी अब सहानुभूतिपूर्ण नहीं रह गया था। बीच में ये खबर भी लावे की तरह भभकी थी कि सुनील के पिताजी ने किसी औरत को रख लिया है। पहले उससे यकीन नहीं आया था, पर देवर के साथ जाकर उसने जब अपनी आंखों से देख लिया तो बरसों से ठंडी पड़ी भावनाएं राख में छिपी चिनगारी की तरह सुलग कर धुआं देने लगीं। भावावेश में उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, हाथ पैर कांप उठे। उसने सुनील के पिता के आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी छोड़ो, इन बच्चों की तो सोचो, जिन्हें तुमने जन्म दिया है। कहाँ लेकर जाऊंगी मैं इन्हें। आगे की बात उसकी रुलाई में ही डूब गई। जवाब उसके पति ने नहीं, उस सौत ने ही दिया था। यहाँ पर रोना धोना क्यों करते हैं? जब मर्द को सुख मौज नहीं दे सकते तो काहे की बीवी। खाली बच्चा पैदा करने से कुछ नहीं होता, समझी। अब जाओ यहाँ से, ज्यादा नखरे नहीं दिखाओ। वह एक क्षण उसे नजर भर कर देखती रही। सांवले से चेहरे पर बड़ा गोल टीका, पूरी मांग में सिंदूर, पैरों में आलता और उंगलियों में बिछुआ। उसमें कौन सी कमी है? वह भी तो पूरी सुहागिन है। मगर वह भूल गई कि उसके पास एक चीज नहीं है, पति का प्यार। पर कहाँ कमी रह गई उसके प्यार में। पूरे घर को संभाल कर रखा उसने। उसी का ये प्रतिफल है। हताश सी उसकी आत्मा ने फिर से संघर्ष चालू किया। मैं तुमसे नहीं, अपने पति से पूछ रही हूँ। ओए होए, कौन सा पति? वो हमारा पति है। पहले तो बांध के रखा नहीं, अभी उसको ढूंढने को आया। खाली बेहाया करने से नहीं होता, मालूम होना चाहिए कि मर्द क्या मांगता है। अब जाओ भी, कहते कहते उसने धक्का दे दिया। रेखा भी गिरकर चिल्लाने लगी। उसे अपने आप पर क्षोभ हुआ। काश वह इतनी बड़ी होती कि पति को छोड़कर चल देती, या वह इतने निम्न स्तर की होती कि इस औरत को गालियां देकर उसका मुंह बंद कर देती और उसकी चुटिया पकड़कर घर से बाहर कर देती। पर अब तो बाजी किसी और के हाथ थी। लेकिन उसके देवर से नहीं रहा गया। बच्चों को पकड़कर उसने कहा, बोलो भैया, क्या कहते हो? अगर भाभी से नाता तोड़ा तो समझ लो हमसे भी नाता टूट जाएगा। तुम्हें हमसे संबंध रखना है कि नहीं? भैया, चलो हमारे साथ। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। जनवरी की ठिठुरती सांझ सा वह संवेदनशील वाक्य उसकी पूरी छाती बींध गया था। अचेत हो गई थी वह। होश आया तो देवर उसके सिरहाने बैठा था और दोनों बच्चे निरीह गौरैया से सहमे हुए उसे देख रहे थे। अब चलो भाभी, यहाँ रहकर क्या करोगी? तुम जरा भी चिंता मत करो, हम लोग हैं न तुम्हारे साथ। और फिर देखना, कुछ ही दिनों में भैया वापस आएंगे। बिना किसी प्रतिक्रिया के वह लौट आए। पर इसी एक घटना से उसकी पूरी जिंदगी में बदलाव आ गया। कुछ दिनों तक तो घर वालों का रवैया अत्यंत सहानुभूतिपूर्ण रहा। सास कुछ ज्यादा ही लाड़ दिखाने लगी थी, पर एक कमाऊपूत का बिछोह उनको साले जा रहा था। देवर की नौकरी लगते ही देवर की भी आंखें बदलने लगी थीं। न तो सास के हाथों में दुलार ही रह गया था और न देवर की बोली में प्यार। बच्चे उपेक्षित होने लगे थे। देवर की शादी के बाद वह भी घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। अपनी उपेक्षा तो वह सह भी लेती, पर दिन बिगड़ते हुए बच्चों को देखकर उसका मन ग्लानि से भर उठता। आखिर कब तक वह इन बातों को सह सकती थी? माँ के ढेर सारे पत्रों के उत्तर में वह एक दिन बच्चों के साथ स्वयं ही वहां पहुंच गई। वर्षों से बंधा धीरज का बांध टूट कर रह गया और दोनों उस अविरल बहती अजस्र धारा में बहुत देर तक डूबती उतराती रही थीं। माँ ने कुम्हलाए हुए चेहरे पर एक नज़र डालकर कहा था, जो हो गया उसे भूल जा, अब इन बच्चों का मुंह देख।
पर माँ के यहाँ भी वह बात नहीं रह गई थी। पिताजी की पेंशन से तो गुजारा होने से रहा। भैया भाभी मुंह से तो कुछ नहीं बोलते, पर उसे लगता कि उस सीमित आय में उसका भार उन्हें पसंद नहीं। तब उसने ही माँ के सामने प्रस्ताव रखा था कि वह कहीं नौकरी कर लेगी। माँ पहले तो नहीं मानी थी, लोग क्या कहेंगे, बेटी क्या मायके में भारी पड़ गई। पर उसने ही उन्हें समझाया था, माँ, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए भैया पर निर्भर रहना अच्छा नहीं लगता। कल बच्चे बड़े होंगे तो क्या उन्हें भैया के दरवाजे का भिखारी बनाकर रखूंगी। माँ ने बेमन से ही उसे अनुमति दी थी। कहाँ कहाँ उसने पापड़ नहीं बेले। कभी नगरपालिका में क्लर्क बनी, तो कभी किसी की छुट्टी की जगह काम किया। अंत में जाकर मिडिल स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिली। छोटे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चे कब बड़े हो गए, उसे पता ही नहीं चला। और आज तो इस स्थिति में आ गई है कि अब सुनील 4 पैसे का आदमी हो जाएगा तो वह नौकरी छोड़कर निश्चिंत हो जाएगी। हालांकि आज भी वह आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो सकी है, लेकिन किसी का सहारा भी तो नहीं लेना पड़ा। पर आज ये पत्र, वह क्या जा पाएगी वहां। इतने वर्षों का अंतराल, सुनील के आने के बाद ही उसकी तंद्रा टूटी। वह पत्थर की मूर्ति की तरह थी। उसे झकझोरते हुए सुनील ने चिट्ठी लपक ली। माँ, तुम्हें क्या हो गया है बेटे? और वह सुनील का कंधा पकड़ कर रोने लगी। मैं क्या करूं? माँ, तुम वहां नहीं जाओगी। सुनील, हाँ माँ, उस आदमी के पास जिसने आज तक ये जानने की जुर्रत नहीं की कि हम लोग कैसे जीते हैं। तुमने कितनी मेहनत से हमें पाला है। तुम्हें न सही पर हमें क्यों छोड़ दिया? माँ, तुम अगर समझती हो कि हम लोग बुढ़ापे में तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो विश्वास रखो, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं शादी ही नहीं करूँगा। माँ, तुम उन्हें बर्दाश्त कर सकती हो, क्योंकि वे तुम्हारे पति हैं, पर हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे उसे, जो सिर्फ नाम का हमारा पिता है। कभी उसने दायित्व निभाने का सोचा भी नहीं। तुम अगर जाना ही चाहती हो तो जाओ, पर याद रखो, मैं साथ नहीं रह पाऊंगा। उसकी आंखों से अनवरत बहते आंसुओं ने पत्र के अक्षरों को धो दिया और वह राहुल का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई। कुछ दिन बाद दूसरा पत्र आया कि मेरा आखिरी समय चल रहा है, एक बार मेरे बेटा बेटी से मिल दो, पर वो पत्र सुनील ने फाड़ कर फेंक दिया। दोस्तों, क्या सुनील को वो पत्र अपनी माँ को बताना चाहिए था? क्या सुनील ने ना बताकर सही किया? क्या सुनील और रेखा को अपने पापा से मिलने जाना चाहिए था? कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।